हेलो बच्चों, डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग डीकेटी की इस मुहिम की अगली कड़ी में मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ, दीपक कुमार। और हम लोग बात कर रहे हैं 10वें क्लास के भूगोल की। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे तमाम वीडियोस जो इस कैंपेन के तहत तैयार किए जा रहे हैं वो यूट्यूब पर हमारे चैनल के अलावा हमारी वेबसाइट dktindia.in पर भी आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, स्कूल वाले सेगमेंट में जाकर के। इसके अलावा अगर इस दौरान आपको सवाल अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है, कहीं पर कोई मन में शंका रहती है या कुछ और भी ख़ास चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर लिखें और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंचा सकें। तो मैं महज सिर्फ एक भूमिका के तौर पर आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं तो उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो मतलब ऐसे मुख्य तौर पर प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीय, आजकल तो चतुर्थ और पांचवी श्रेणी का भी वर्गीकरण है। लेकिन जो हम मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाओं को बांटते हैं उसमें जैसे जिसमें हम प्राथमिक क्रियाएं लेते हैं, इसमें कृषि आ गया। कृषि के बाद हम खनन को लेते हैं। खनन के बाद से हम जो वन्य संसाधनों का संग्रहण इसमें आता है, फिशिंग आता है, मतलब मत्स्य आता है। तो यानी वैसे तमाम आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें हमें कच्चा माल या जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सिर्फ प्रकृति से हम लेते हैं, हम उन्हें प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जो दूसरे तरह की जो आर्थिक क्रियाकलाप जिसके लिए कच्चा माल, ये मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है, ये जब कच्चा माल देता है तो ये हमारा सेकेंडरी या फिर हम इसे द्वितीयक सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में हम इसको जोड़ते हैं। इसके लिए कच्चा माल जो है वो प्राइमरी सेक्टर देता है, यहाँ से उत्पाद बनते हैं और इन उत्पादों का जो इस्तेमाल है, जो उपभोग है, वो उपभोक्ता अलग अलग माध्यम से अलग अलग चीज़ों पर जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम जिस विनिर्माण उद्योग की बात कर रहे हैं उसका नाता इस सेकेंडरी सिस्टम से है। यानी ये जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो हमारे सेकेंडरी सिस्टम में गिने जाते हैं। अगर हम इसी में तीसरे में चलें, चूँकि जाहिर है तो इसमें हम सेवाएं लेते हैं, इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें बैंकिंग हुआ, बीमा हो गया, दूसरे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया। यानी जो एक तरह से आप कहें कि इन सेवाओं को सुनियोजित और संगठित तरीके से चलाने के लिए जो एक हम व्यवस्था बनाते हैं, जो हम एक संरचना, एक ढांचा तैयार करते हैं जिससे लोगों को सेवाएं मिलती हैं, ये प्रोडक्शन करता है। ये हमारा जो है एक तरह से कहें तो कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये आप कामों का बंटवारा आप देख रहे हैं। तो विनिर्माण जो है, जैसा कि हम बता रहे थे कि ये आप अपने सामने दैनिक इस्तेमाल में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर मुझे ही देख लें तो ऊपर के चश्मे से लेकर के बाल का हेयर डाई हो, या फिर ये पेन हो, मार्कर हो, ये वॉच हो, ये हमारे कपड़े हों, ये सब के सब इसी विनिर्माण उद्योग के नतीजे हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग जगहों से, जाहिर है इन सब के कच्चा माल जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आए हैं। यूनिट्स बिठाई जाती हैं, उद्योग होते हैं, उसके लिए तकनीक का इस्तेमाल होता है, उसमें मजदूर लगते हैं, स्किल्ड लेबर होते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद जब इन चीज़ों का उत्पादन होता है तो विनिर्माण उद्योग जो है वो इसी तरीके से काम करता है और हमारे इस्तेमाल की और जो तमाम जो चीज़ें हैं विनिर्माण उद्योग के तहत तैयार की जाती हैं। अब इसका आप महत्व ऐसे समझिए कि विनिर्माण उद्योग जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद है। हमारी लाइफ को, ज़िंदगी को आसान बनाने से लेकर के तरक्की हो, सेवा हो, सुरक्षा हो, जो आवागमन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब कुछ जो है वो निर्भर करता है विनिर्माण उद्योग आपका कितना मजबूत है, वो कितना व्यापक है, उसका दायरा कितने दूर में फैला हुआ है। अब जैसे देखिए, आप किसानों की बात कीजिए, किसानों को खेत में पानी चाहिए, पंपिंग सेट कौन बनाएगा? पाइप कौन बनाएगा? हार्वेस्टर कौन बनाएगा?
थ्रेसर कौन बनाएगा, कीटनाशक दवाएं कौन बनाएगा, जो इतने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं वो कौन बनाएगा। तो हमारी कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, उसके लिए हम उद्योगों पर निर्भर करते हैं, और उद्योगों से बनी चीज़ों के आधार पर हम जो ये है बाकी जो दूसरे सेक्टर हैं हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल जो है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। दूसरी जो चीज़ है कि आप विनिर्माण उद्योग, अगर कहीं पर कोई फैक्ट्री लगती है, कोई यूनिट है, कोई इंडस्ट्री है, तो देखिए हमारे समाज में हर तबके के लोग हैं, हर उम्र वर्ग के लोग हैं। तो जो यूथ है जिनको काम चाहिए उनके लिए एक बेहतर विकल्प आता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ खेती नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि जब लोग हैं उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, हमारे पास उत्पादन होगा, लोगों के रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तीसरी चीज़ है कि चूंकि हम सिर्फ एक फिक्स चीज़ की हम बात नहीं कर रहे, अगर हमारा पूरा विनिर्माण उद्योग अगर बढ़ता है तो हम उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे, और अगर हम ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे तो हम उसका निर्यात करेंगे। जब हम निर्यात करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और इससे भी जो हमारी इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। जाहिर है हम संपन्न हो, हम सुखी हो, हम धनी हो, इसका सीधा रिश्ता इससे है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारा प्रोडक्शन कैसा होता है, हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है, और उसके आधार पर ही तब हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। यानी जब हम काम करेंगे, चीज़ों का उत्पादन करेंगे, तो ही हम संपन्न हो सकते हैं, हम लोगों का जीवन स्तर बेहतर कर सकते हैं, लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों में जो हमारा विनिर्माण उद्योग है वो सबसे आप कह सकते हैं कि किसी भी देश के विकास का पैमाना अगर आपको देखना है तो आपको ये जानना होगा कि उस देश में या उस अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योगों की क्या स्थिति है। आप जितने भी विकसित देशों को देख लीजिए, एक ज़माना था जब किसी टाइम में हम लोग मेड इन जापान देखते थे, आज वो स्थिति मेड इन चाइना की है। या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं विनिर्माण की, मैं ये नहीं कहता कि उनकी इकाइयां कहाँ अवस्थित हैं, लेकिन वो अमेरिकी हैं। मतलब जो विदेशी देश हैं, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी जो एक मजबूत राष्ट्र है उसकी मतलब जो ये है विनिर्माण इकाइयाँ जो हैं, जो उसका वो क्षेत्र है वो काफ़ी मजबूत है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। अब जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, तो देखिए मतलब बहुत बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। एक तरह से कहें तो कोई एक एवरेज स्थिति है। भारत बेसिकली अगर विकासशील देशों की श्रेणी में है तो इसी वजह से है। जो पिछले आंकड़े आपके पाठ्यपुस्तक में खास करके दिए गए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 27% है, और उसमें भी जो 10% है वो माइनिंग का है, पावर का है, फिर आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस का है। लेकिन जो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17 यानी 17% के आसपास है। लेकिन ये अभी इसमें और ज़्यादा बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि देश की जो आबादी है, देश की जो ज़रूरतें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जो लोगों के रोज़गार के अवसर अगर हमको प्रदान करने हैं, अगर हमको वो बढ़ाने हैं, तो हम सिर्फ इस सेक्टर को मजबूत करके ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। बाकी चीज़ों में भी लोगों को और रोज़गार के अवसर मिलते हैं, नो डाउट, लेकिन वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात हो जाएगी कि किस सेक्टर में कितने लोग होने चाहिए, तब कितनी संतुलित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग जो हैं वो देश की इकोनॉमी के लिए, विकास के लिए अपनी कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब सवाल है कि किसी उद्योग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये एक मुख्य चीज़ है। आप सोचना शुरू करें, मान लीजिए कि किसी इलाके में गन्ना की खेती होती है और गन्ना से चीनी बनता है, या फिर किसी इलाके में कपास की खेती होती है, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम वहाँ उस पूरे इलाके में कोई इंडस्ट्री बिठाना चाहते हैं, आप खुद से जोर दीजिए कि आपको किसी भी उद्योग की अवस्थिति के लिए या किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
सबसे पहले अगर आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि हमें चीनी मिल बिठानी है, और अगर हम चीनी मिल कश्मीर में बिठाएं या लद्दाख में, तो हमें कौन कौन से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जो सबसे पहली शुरुआत होगी वो तो ये होगा ना कि चीनी बनाने के लिए गन्ना कहां से आएगा, या आप थार मरुस्थल में चीनी मिल नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमें यह भी चीज देखना है कि जो इसके मुख्य घटक हैं, अगर आप इनके घटकों पर जाएं तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले तो कि कच्चा माल चाहिए जिसके दम पर आप किसी उद्योग को बिठाएंगे। दूसरा, हमारे उस काम को करने के लिए श्रम शक्ति की जरूरत होगी, मैन पावर उसकी जरूरत है। तीसरा, बिना पूंजी के कुछ नहीं होगा, हमें कैपिटल चाहिए होगी। चौथा, हमारे पास ऊर्जा के स्रोत होने चाहिए, पावर। और पांचवा, बाजार यानी मार्केट। इन सारे चीजों की भूमिका पर अब हम अलग अलग एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कच्चा माल क्या है कि हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो जिस चीज से हम प्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले तो हमें उसकी जरूरत होगी ना। अब इसको अगर आप अलग अलग, चूंकि विनिर्माण उद्योग कर रहे हैं, ये एकदम एक ब्लैंकेट कवर है। अब डिपेंड करता है कि हमारा उद्योग कैसा है। अगर सोचिए कि कच्चा माल ऐसा हो जिसको ढोने में ज्यादा मेहनत हो, तो हम उद्योग को क्या करेंगे, उस इलाके में ही शिफ्ट कर लेंगे। अगर कच्चा माल किसी चीज के लिए ऐसा है कि जिसको ढोना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो हम इस बेड़ी से एक मुक्त हैं, हम उसके हिसाब से मैं आपको उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। जैसे थोड़ी देर के लिए समझिए, मान लीजिए कि एक घड़ी की फैक्ट्री बिठानी है, तो एक घड़ी के लिए किस तरह के कच्चा माल की जरूरत है, इसके पार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जिसको असेंबल करना होगा, तो ये तो हवाई जहाज में भी लाद करके लाए जा सकते हैं। एक बार में आएंगी तो लाखों घड़ियों की खेप एक बार आ जाएगी। लेकिन वही अगर आपको मान लीजिए कि सीमेंट उद्योग में आप काम की फैक्ट्री बिठाना चाहते हो, तो आप कितना लाइमस्टोन ढुलवा करके मंगवाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जरूरी है कि हम किसी भी उद्योग के लिए हमारे पास कच्चे माल की उपलब्धता हो। दूसरा, मैन पावर। हम थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि हम कोई टी प्रोसेसिंग यूनिट बिठा रहे हैं और हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि लेबर इंटेंसिव काम है, वो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हम मशीनें उतनी ऑटोमेटेड नहीं हैं। अब तो तकनीक के साथ जैसे आ रहा है, ठीक है, मशीन इंसानों की जगह जो है वो मशीनें लेती जा रही हैं, लेकिन जिसमें हमको बड़े पैमाने पर श्रम शक्ति की जरूरत है, क्या वहाँ पर श्रम उपलब्ध है। तीसरी चीज़ है कि पूंजी। पूंजी एक तरह से कहें तो सबसे अहम फैक्टर है इस लिहाज से, क्योंकि हम जो भी एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पर लगाएंगे वो बिना पैसे के नहीं लगेगी। चाहे वो ज़मीन खरीदने का मामला हो फैक्ट्री के लिए, वहाँ से उन मशीनों को ले आना हो, जितने वहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं, जितने स्किल्ड लेबर हैं, उनकी तनख्वाह की बात हो, या अन्य जो भी मेंटेनेंस से लेकर के और बाज़ार में पहुँचाने तक। जब तक आप याद रखिए, किसी भी उद्योग से आय आपको जब तक नहीं होती है उस समय तक आप सिर्फ खर्च कर रहे होते हैं। इन तमाम कामों के लिए आपको पूंजी की जरूरत पड़ती है। चौथा, आप समझ रहे हैं, ऊर्जा स्रोत। आप पंखा झलकर कोई काम नहीं कर सकते। अगर मशीनें हैं, कोई यूनिट है, कोई सिस्टम है, उसको चलाने के लिए ऊर्जा की खपत होगी, तो आसपास ऊर्जा की सप्लाई होनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे, हम जो अगला है अवस्थिति, इस बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम उनकी चर्चा करेंगे तो हम इनकी भी बात करेंगे। जो पांचवा है वो है बाजार। आप समझे, ऐसे औद्योगिकीकरण का क्या मतलब रह जाता है कि जहां पर आपके यूनिट से सामान तो बनता है बट उसका कोई खरीदार ना हो, या अगर बाजार हो तो पता चला बाजार इतना दूर है कि बाजार तक पहुंचाने में ही उसकी जो लागत है वो बढ़ जा रही है। क्योंकि याद कीजिए, किसी भी यूनिट का, ये हम तमाम चीज़ों के बाद से जब हम एक यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं तो प्रति यूनिट या कोई भी चीज़ हो, आप मान लीजिए कार ही बनाते हैं तो एक कार की एक कीमत तय होती है। फाइनली वो प्रति यूनिट हमें जितना रेवेन्यू मिलता है, जितनी आय होती है,
उससे उससे होने वाला हमारा फ़ायदा इस बात पर निर्भर करता है कि उस एक यूनिट को बनाने में या फिर बिकने के ठीक पहले तक कार को शोरूम तक पहुंचाने में कंपनी को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगर बाजार होगा, वहाँ पर उसकी खपत होगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी और इस कारण जो हमारा ये विनिर्माण उद्योग की जो साइकिल है वो चलेगी, क्योंकि जब बाजार ही नहीं होगा, मांग नहीं होगी, तो हम उत्पादन किसके लिए करेंगे। तो ये जो है ये 5 प्रमुख घटक हैं और बेसिकली कई बार की जगह हम हमेशा बोलें या अक्सर बोलें, जब तक कि हम ह्यूमन बिहेवियर के कुछ अपवादिक मामलों की बात नहीं करते, तो ये पांचों जो घटक हैं यही तय करते हैं कि किसी उद्योग की अवस्थिति यानी लोकेशन क्या होगी। जब आप आगे चलेंगे आप इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए 2 पहलू हैं, किसी खास क्षेत्र में कोई खास उद्योग ही क्यों लगेगा। ये हुआ जब हम उस क्षेत्र को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, कि हम गए किसी इलाके को देखे, हमने उसका मुआयना किया और हमने उसका सर्वे किया और फिर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यहाँ पर फला इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। दूसरा, जिसमें हम उद्योग को तरजीह देते हैं और हम उसमें ये देखते हैं कि ये उद्योग किसी खास इलाके में ही क्यों होना चाहिए। अब आप इन दोनों के उदाहरण समझिए, जैसे चीनी मिल, आप जाते हैं देख रहे हैं गन्ने के खेत हैं, हर तरफ गन्ने की उपज बहुत ज़्यादा है या कपास की उपज बहुत ज़्यादा है, या आप कोई थर्मल प्लांट लगाने जा रहे हैं, आप कोयलेरी के बेल्ट में हैं, तो लगता है कि हम यहाँ पर इस चीज़ को बिठा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, अब मान लीजिए जैसे घड़ी का हो या कोई ट्रांजिस्टर, कोई भी कंज्यूमर गुड्स जो हों जिसको बाजार की ज़रूरत है, बहुत बल्कि चीज़ नहीं है, असेंबलिंग करनी है, इस टाइप की चीज़ें हैं, फिनिश प्रोडक्ट है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वो उस उद्योग को देखकर लगता है कि हम उसको वीराने में बना करके क्या करेंगे, हम उसको मार्केट के पास रखें, क्योंकि जब हम उसको मार्केट के पास रखेंगे तो हमें इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कच्चा माल, कपड़ा जो है वो इतना भारी नहीं होता कि जिसको लाया नहीं जा सके कहीं। श्रम शक्ति शहर होने के नाते हमको स्किल्ड जो लेबर हैं या टेलर्स हैं हमको वो मिल जाएंगे। पूंजी हमारे पास होती ही है, शहर होने के नाते वहाँ पर ऊर्जा संसाधनों या ऊर्जा के स्रोत की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है कि अलग से एक पूरा यूनिट की आपको ज़रूरत पड़ती है। रही बात बाज़ार की, तो आप बाज़ार के क्लोज रहते हैं, तो एक तरह से आपका माल तैयार हुआ और वो बाजार में पहुंचा। तो बेसिकली जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति है वो इन 4-5 चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे मैंने अपने पिछले क्लास में कहा था कि पहले जो कच्चे ये होते थे, कच्चे तेल, जो रिफाइनरी होती थी, हम उसमें ये सोचते थे कि ठीक है हम जो हमारा ऑयल फील्ड है उसके पास हम कहीं रिफाइनरी लगाएं ताकि काम भर की चीज़ें निकाल लें, बाकी चीज़ों को न ढोना पड़े। अब जब हम मैक्सिमम चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं और हमारे पास चूँकि ऑयल अपना मतलब जो क्रूड ऑयल है वो कम है, हम विदेशों से आयात करते हैं और जो ऑयल क्रूड ऑयल का आयात है वो पूरी दुनिया भर में है। तो अब इस बात को हमेशा ही तरजीह दी जाती है कि जितनी भी ऑयल रिफाइनरी हो आप उसको कोस्टल एरिया में लगाएं, ताकि बाहर से तेल आए, वहीं पर आप उसकी प्रोसेसिंग कीजिए, वहीं पर आप उनके माल तैयार कीजिए और फिर आप वहीं से उसको मार्केट में सप्लाई कीजिए। आप अगर अपने देश में भी देखिएगा तो जैसे इस देश में के बारे में थोड़ा सा जानकारी एक रखनी चाहिए। आज़ादी के बाद की जो स्थिति थी तो बहुत कम जगहों पर उद्योग धंधे जो थे वो सेंट्रलाइज थे, खास करके मेट्रो सिटीज़ अगर आप देखिए तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और उस समय का मद्रास, आज का चेन्नई, क्योंकि उन सब के पास एक एग्रीकल्चर हिंडरलैंड था। हिंडरलैंड का मतलब हुआ कि जहाँ से कच्चा माल आ सकता है और फिर तैयार माल वहाँ पर उसकी बिक्री हो सकती है। लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जब आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जब देश के औद्योगिक विकास की पर जोर दिया गया तो हुआ कि नहीं ठीक है, हम इसको एक क्रमवार जो है वो दिशा देंगे। और हुआ कि हम भारी उद्योग जो है, जो हम आगे चल के वर्गीकरण में आएंगे तो हम उनकी जानकारी लेंगे कि किस तरह से विकसित किए गए, उसमें इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप किए गए अलग अलग इलाकों में, जो है कि हम गुच्छ के रूप में जिसको एग्लोमेरेशन कहते हैं। क्योंकि अगर हम खुद से डेवलप कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण याद रखिए एक ऐसी क्रिया है जो नगरीकरण के साथ चलती है।
जहाँ भी उद्योग होंगे वहाँ पर कुछ आबादी होगी, मतलब श्रमिक होंगे, वो वहाँ पर रहते हैं। धीरे धीरे उन लोगों को दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज चाहिए होती हैं। जैसे आप जिन लोगों ने धनबाद, झरिया, बोकारो उनको ग्रो करते हुए देखा है, कोलियरी का ये था, स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर आई, बाहर के लोग आए, एक छोटा सा शहर बसा, फिर उन लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए आसपास से जो लोग हैं वो माइग्रेट करके वहाँ पर आए, और 20 साल, 30 साल, 40 साल में वो जो एक शहर है वो अपने आप में जो है वो काफ़ी विकसित हुआ। जहाँ पर बड़े उद्योग रहते हैं उनके सपोर्ट में, जैसे आप देखेंगे कोई मान लीजिए मारुति का ही अगर कारखाना है, तो मारुति को वो सारी चीज़ें खुद नहीं बनाती, उससे जुड़ी जो ऑक्सिलरी जो पार्ट्स होते हैं छोटे, उसको ये करने के लिए कई सारी स्मॉल इंडस्ट्री जो हैं वो ग्रो करती हैं। तो इस तरह से एक बिल्कुल औद्योगिक गुच्छ, एक एग्लोमरेशन बन जाता है, एक समूह बन जाता है। जैसे आप टाटा में जाएंगे तो टाटा में कई सारी फैक्ट्रीज हैं, वो सिर्फ वहाँ पर आयरन एंड स्टील का ही जो उद्योग है वो नहीं है, उस उद्योग से जुड़े बहुत सारे जो हैं वो सहयोगी उद्योग जो हैं विनिर्माण के क्षेत्र के, वो भी वहाँ पर फल फूल रहे हैं और सब एक दूसरे पर आधारित हैं। सरकार के लिए बेहतर ये हो जाती है कि जब हम किसी एक इलाके को डेवलप कर ही रहे हैं, हमको उसके लिए मूलभूत सुविधाएं वहाँ तक ले जानी होंगी। अब आप जैसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई एक इलाका हो और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझिए किसी चीज़ की का खान जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, और इस इलाके को हमको एक इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में डेवलप करना है। यहाँ पर आयरन ओर है, मान लीजिए कि आसपास में कहीं पर कोयला भी है, हम यहाँ पर पहले एक पावर स्टेशन बनाते हैं ताकि हम इस सिर्फ एक उद्योग को चला सकें। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मेन नेशनल हाईवे अगर दूर से जा रहा है, या रेलवे लाइन ही है जो दूर से जा रही है, हम इसको कनेक्ट जरूर करेंगे ताकि हम कच्चे माल को यहाँ तक ला सकें और जो तैयार माल है उसको यहाँ से हम मार्केट तक भेज सकें। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा से यहाँ जोड़ेंगे, जब हम इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं, जब हम इसको दूसरी सारी जो एम्यूनिटी बेसिक, मान लीजिए कि वहाँ 10,000 लोग ही हैं, हम उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए क्वार्टर का इंतजाम कर रहे हैं, तो जब हम एक के लिए कर ही रहे हैं तो जो बाकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर हम उसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो इसके बगल में हम 4-5 को भी वो सारी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। तो यही वजह है कि जब किसी एक जगह में कोई एक बेल्ट जब विकसित होता है औद्योगिक समूह के रूप में, तो उसके आसपास का एक पूरा दायरा जो है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है या उसमें वृद्धि होती है। तो देश के आज़ादी के बाद से आप देखिएगा भारत के नक्शे पर ऐसे कई सारे समूह हैं, जैसे आप बोकारो, टाटा नगर मतलब जमशेदपुर, राउरकेला, एक वो बेल्ट हो गया आपका। फिर आप इधर देखिए तो दुर्ग और जो बस्तर से जुड़ा जो इलाका है जो महाराष्ट्र तक चला आता है, एक दूसरा हो गया बॉम्बे और उसके आसपास का, गुजरात का जो है वो खंबात की खाड़ी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, सूरत से लेकर के सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर वगैरह जो है, तो उन जगहों पर हुए। साउथ इंडिया में तमिलनाडु में जो है वो औद्योगिक पट्टियों का जो है उनका विकास हुआ, आंध्र में हुआ। तो कुल मिला जुला करके हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारे पास ये 3, 4, 5 चीज़ें आती हैं उसके हिसाब से जो है वो औद्योगिक गुच्छ जो है, एग्लोमरेशन जो है वो फलते फूलते हैं। अब हम उद्योगों के वर्गीकरण की बात करेंगे कि वर्गीकरण हम किन आधारों पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका वर्गीकरण करते हैं कच्चे माल के आधार पर। तो देखिए 2 तरह से हम बांट सकते हैं। अब जाहिर है हम यहीं पे बात कर चुके हैं कि विनिर्माण को कच्चे माल यहाँ से मिलते हैं और इसमें 2 तरह के कार्य होते हैं। पहला जिनको हम कहते हैं कृषि आधारित, और दूसरा खनिज आधारित। कृषि आधारित उद्योग में वैसे आ गए जिनके लिए कच्चा माल हमको कृषि से मिल रहा है, जैसे चीनी उद्योग हो गया, कपास उद्योग हो गया, रबर उद्योग हो गया, कॉफ़ी उद्योग हो गया, चाय उद्योग हो गया, पटसन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कृषि आधारित उद्योग होंगे। दूसरा आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग,
ये जो चीज़ें हुई, सीमेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह के जो उद्योग हैं वो खनिज आधारित उद्योग हो गए। तो ये हमको नहीं लगता है कि इस बंटवारे में कोई बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगा। अब हम इसको, ये तो हुआ कच्चे माल के हिसाब से। अब मतलब पहला बंटवारा। दूसरा बंटवारा हम लेते हैं इनके इस्तेमाल या उपयोग के आधार पर, जो ये मतलब इनसे जो प्रोडक्शन होता है उसके आधार पर। तो एक आप देखिए, हम दो तरह की चीज़ों की कल्पना कीजिए। एक हो गया आधारभूत और दूसरा हो गया उपभोक्ता वस्तुएं। कोई भी जो उत्पाद होता है, कोई भी जो प्रोडक्ट है, उसके दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप समझिए, ये जैसे ये हमारा मार्कर है, ये एक बार अपनी फैक्ट्री में बन गया और अब ये हमारे हाथ में है, हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ये बेकार हो जाएगा, हम इसे फेंक देंगे। यानी हमने इसका उपभोग कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ये शर्ट है, जब तक चल रही है तब तक चल रही है, पुरानी होगी ये कमीज़ खत्म हो जाएगी। यानी अपने एंड यूज़र के पास उपभोग के लिए जो पहुंचती हैं, हम उन्हें उपभोक्ता सामग्री या उपभोक्ता उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम सीधे तौर पर उपभोग नहीं करते। आप थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि हम चक्की का पिसा हुआ आटा तो खाते हैं, लेकिन वो आटा पिसने वाली जो चक्की है वो भी तो कहीं बनती होगी। चक्की को कोई नहीं खाता। चक्की जो है वो एक तरह से एक पूंजी के तौर पर है, जो इस आटा पीसने के उद्योग के लिए वो पूंजी है, और जबकि जहां से वो बन रही है वहां के लिए वो उत्पाद है। वैसे ही कोई आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, अगर वो लोहे के गर्डर बना रही है, रेल की पटरी बना रही है, तो हम पटरी पे नहीं चलते हैं, उसका इस्तेमाल रेलवे के लिए है। लेकिन उसकी मदद से ये पूरा का पूरा जो है वो आपके देश का रेलवे का तंत्र चलता है। तो जो आधारभूत हुए, इसका मतलब है कि ये दूसरे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, ये उसकी रीढ़ हैं। ये यहाँ से तो यहाँ के लिए ये भले ही उत्पाद हों, लेकिन बहुत सारे उद्योगों के लिए ये पूंजी हैं। इन पर आधारित कई सारे दूसरे उद्योग फलते फूलते हैं, जबकि उपभोक्ता आधारित जो उद्योग हैं, हम इनको सीधे तौर पर कंज्यूम कर जाते हैं। जो तीसरा वर्गीकरण होता है वो है आकार के आधार पर, जैसे वो हो गया लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद। ये आप समझ रहे हैं कि कितने की पूंजी लगी है, कितने का लागत लगा है, इसमें कितने लोग काम करते हैं। इन सब चीज़ों के आधार पर बंटवारा होता है। अभी जो चल रहा है, चूँकि समय समय पर सरकार द्वारा इसमें बदलाव किए जाते हैं, नीतियों के आधार पर सरकारें आती हैं, वो इसकी सीमाओं में फेरबदल करती हैं। अभी की जो सीमाएं हैं, इसमें ये लेस देन 5 CR है। जो मध्यम उद्योग है, इसमें 5 से 10 करोड़ तक की लागत है, और 10 से ज़्यादा जिसमें है वो वृहद उद्योग है। अब आप इसमें समझ सकते होंगे कि कितनी श्रम शक्ति, कितनी पूंजी, मशीनरी में उसका कितना परसेंटेज है, ये सारी मतलब ऊपर के क्लासेस में है। आपके को अभी मोटे तौर पर इन बंटवारों को समझ लेना है कि इनकी सीमा रेखाएं क्या हैं। काम सबका एक है, जाहिर है जो लघु उद्योग हैं उनमें ये काम छोटे पैमाने पर होंगे, जो मध्यम हैं उनमें मध्यम पैमाने पर होंगे, और जो वृहद हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े विनिर्माण इकाइयाँ हैं, वो इसके तहत आएंगी। ये जब 3 हो जाता है तो एक और बचता है, वो है स्वामित्व के अधिकार पर, कि ओनरशिप किसके पास है। देखिए, जब शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो नीति निर्धारक जो तय कर रहे थे, उनका ये मानना था कि देखिए देश में विकास की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता थी। तो उस समय ये माना गया कि सरकार को मुख्य भूमिका अदा करनी चाहिए विनिर्माण उद्योगों में, क्योंकि पूंजी सरकार के पास है। सरकार जो है वो उसका इस्तेमाल करेगी, लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी वो तो होगी ही, लोगों का जीवन स्तर जो है वो भी सुधरेगा। इसके साथ दूसरी एक और भी शर्त थी, हमारे बहुत सारे इलाके बहुत पिछड़े थे,
जनजातीय इलाके थे, जहाँ पर कोई आम तौर पर एक सामान्य उद्यमी जो है वो अपनी हो सकता है कि दिलचस्पी न दिखाए कि वो वहाँ पर जाकर के बड़े बड़े अपने प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो एस्टैब्लिश करे। तो उसमें सरकार को अपनी जो है अग्रणी भूमिका निभानी पड़ी, जिसमें सरकार का पैसा लगा। तो उस तरह के जो उपक्रम होते हैं जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, हम उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जो दूसरा है वो है कि जिसमें हम निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, जैसे जैसे हमारा बाजार खुलता गया, हमारी सरकारी नीतियां जो हैं वो बदलती गईं, तो एक दूसरी विचारधारा जो है वो जोर पकड़ने लगी कि कोई भी सरकार जो है उसका काम बिजनेस करने का नहीं है, उसका काम फैक्ट्रियां खोलने का नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी यूनिट हो, ये है तो आखिर में एक व्यापार ही। तो इसके लिए एक खास एक्सपर्टीज चाहिए, एक खास तरह के स्किल्ड लोग चाहिए, जिसमें बिजनेस के हिसाब से सोच हो, वो उतने कॉम्पिटिटिव सोच रखते हों, वो उतने प्रोग्रेसिव हो। तो कई बार आप देखेंगे कि जो सरकारी कंपनियों की स्थिति है वो जो गड़बड़ होती है उसके पीछे यही सारे तर्क दिए जाते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो उनके लिए मतलब जीने मरने का सवाल होता है। कोई भी आदमी एक उससे एक ज़्यादा अपना एक नाता रहता है, एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है, उसमें कंपटीशन की भावना ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ग्रो कराना चाहता है। जैसे विदेशों में आप देखेंगे, पश्चिमी देशों में प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा मजबूत है। इनफैक्ट बहुत सारे संवेदनशील जो उद्योग हैं प्राइवेट सेक्टर उनमें भी है। तो ये जो हुआ, जैसे आप हमारे यहाँ टाटा मोटर्स हुए या फिर बजाज ऑटो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये सब जो आप कंपनी सुनते हैं वो जो है प्राइवेट सेक्टर है। एक तीसरा सेक्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त, ज्वाइंट वेंचर, जिसमें कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिल करके काम करते हैं। उसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसका एक एग्जांपल है। कई बार होता है कि ठीक है, जो एक बिज़नेस है उसके कुछ खास जो अहम चीज़ें हैं वो सरकार करती है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको प्राइवेट सेक्टर उसको मैनेज करता है। तो ये जो तालमेल के साथ जो ये उपक्रम होते हैं हम उनको ज्वाइंट वेंचर में लेते हैं। फिर एक और भी है जो सहकारी, कोऑपरेटिव आंदोलन चला था 70-80 के दशक में, उसने काफ़ी जोर पकड़ा। खास करके आप अमूल जो है, आनंद आपके गुजरात का वो मूवमेंट, या फिर चीनी उद्योग से जुड़ा जो है गन्ना किसानों का महाराष्ट्र में, नारियल उद्योग से जुड़े केरल में। तो देखिए, सहकारी क्षेत्र वाले में ये माना जाता है कि जहाँ पर जो उत्पादक हैं, जहाँ श्रमिक हैं, जहाँ पर वो लेबर इंटेंसिव काम है, वो लोग और जो उसको मैनेज करते हैं या फिर जो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट और मतलब ऊपर के लेवल पर जो जुड़े लोग हैं, उसकी मार्केटिंग हुई, उसका सेल्स हुआ, उसका अपग्रेडेशन हुआ, यानी कि तकनीकी और ऊपर के हेड से लेकर के नीचे काम करने वाले लेबर तक, जो सारे लोग एक चेन की तरह जुड़े होते हैं और उसमें जो भी लाभ और हानि होती है उनमें उन सब की भागीदारी होती है। वहाँ पर सिर्फ यही है कि एक श्रम विभाजन है। मान लीजिए कि अगर हम अमूल की या फिर हम दुग्ध उत्पादकों की किसी कोऑपरेटिव की बात करें, तो वहाँ पर किसानों का काम, उनकी अपनी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो बेहतर तरीके से पशुपालन करें, अच्छी नस्ल के गायों को रखें, उनका पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करें और उस दूध को जाकर के उस संग्रहण सेंटर तक जाकर दे आएँ। उसके बाद से उस किसान की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद ये माना जाता है कि जो भी स्किल्ड काम है या जो भी टेक्नोलॉजिकल काम है, उसके लिए उस खास काम के एक्सपर्टीज़ लोग हैं, जो एक पूरा सिस्टम, उन्होंने एक पूरा एक प्रोसेसिंग यूनिट बना रखा है जहाँ पर दूध से अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी। उसको संभालने वाले मैनेजमेंट के अलग लोग हैं, जो तमाम तरह के जो मतलब मार्केटिंग के जो ये हैं ज़रूरतें हैं, उसका सर्वे हुआ, उसमें जो एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है कि चॉकलेट बनेगा या बटर बनेगा या कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ होगी, मार्केट में उसकी क्या डिमांड है। अब देखिए, अलग अलग स्तर पर जब हम पहुंचते हैं तो ज्ञान की जानकारियां और जो ज़रूरतें हैं वो बदलती जाती हैं। अब हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है ये तय करना विशेषज्ञों का काम है। नीचे जो किसान हैं उनका काम सिर्फ कच्चा माल यानी कि दूध का उत्पादन है कि वो दूध को जाकर के सेंटर पे पहुंचा दें। इस पूरे चीज़ को मिलजुल कर मैनेज किया जाता है और जो भी इसका मुनाफा होता है
उसको फिर उसी अनुपात में जितनी जिसकी भागीदारी, जिसकी जितनी साझेदारी होती है, उसको उस हिसाब से बांटा जाता है। तो ये हुआ हमारे विनिर्माण उद्योगों के बंटवारे के तरीके, जो अलग अलग तरीके से कच्चे माल के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर, और फिर उनके आकार के आधार पर, उनके स्वामित्व के अधिकार पर। अब हम इसके बाद अगले क्लास में हम बात करेंगे एक एक करके जो हमारे विनिर्माण उद्योग हैं। जाहिर है सबसे पहले कृषि आधारित और वो भी सूती वस्त्र से। तो इंतजार कीजिए मेरी अगली कड़ी का। तब तक के लिए थैंक यू।